तो एक बात इसके अंदर बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ने बहुत अच्छी कही है, बरसाती मेंढक वाली जी। तो वाकई बरसाती मेंढक समय समय पर आते रहते हैं। जैसे बरसात का मौसम आता है, बरसाती मेंढकों की टटर की आवाज़ आने लग जाती है। और ये मैं चंद्रशेखर जी के लिए नहीं कह रहा हूँ, ये मैं रामविलास पासवान की बात कर लो, आप जीतन राम मांझी की बात कर लो, आप उदित राज की बात कर लो, आप चाहे तो सत्ता की गोद में बैठे हुए रामदास अठावले जैसे नेताओं की बात कर लो। तो ये ऐसे दलित नेता हैं जो हमेशा से सिर्फ उस समय नजर आते हैं जबकि कहीं चुनाव होता है, और दलितों के अंदर सबसे ज्यादा सेंधमारी करने के लिए अपने आप को दलितों का मसीहा बता देते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक, मेरे साथ मेरे सहयोगी सादाब रिजवी। धन्यवाद साहब। उत्तर प्रदेश की सियासत में कोई ना कोई घटना होती रहती है। कभी किसी की जिम्मेदारी बढ़ा दी जाती है तो कभी किसी को सबक सिखाने के लिए उसका राजनीतिक कद थोड़ा घटा दिया जाता है। और इसके सबसे बड़े उदाहरण हैं आकाश आनंद। ये वही आकाश आनंद हैं जिन्हें कभी उनकी बुआ यानी कि बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती फर्श से अर्श पर पहुंचा देती हैं, तो कभी एक झटके में ही अर्श से फर्श पर पहुंचा देती हैं। हालांकि मायावती ने जब से आकाश आनंद को पार्टी की बड़ी जिम्मेदारी दोबारा सौंपी है, तब से उनका खूब बचाव कर रही हैं। इसी घड़ी में मायावती ने एक्स पर सिलसिलेवार रूप से ट्वीट किया है और आकाश का उनके विरोधियों से बचाव करने की कोशिश की है। दरअसल चंद्रशेखर आज़ाद ने आकाश आनंद को लेकर कहा था कि जनता आकाश आनंद को नकार चुकी है, मजबूरीवश उन्हें निकाला और लिया जा रहा है, उनके पास कोई विकल्प नहीं है। बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती का मैं सम्मान करता हूं। काशीराम और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मिशन को अब हमारी पार्टी पूरा करेगी। युवा दलित चेहरे की यूपी में बात होती है तो सबसे पहला नाम चंद्रशेखर आज़ाद का आता है। चंद्रशेखर बसपा के लिए बहुत बड़े चैलेंज हैं। यही वजह है कि बसपा शुरू से ही एक युवा चेहरे की तलाश में थी, जो कि आकाश आनंद के पास पहुंचकर पूरी हो गई। लेकिन आकाश आनंद को कई बार मुश्किलों का सामना करना पड़ा। आकाश आनंद अपने ससुर और कुछ लोगों की वजह से बुआ मायावती की आंखों के कांटे बन गए। हालांकि बाद में आकाश आनंद को माफ़ करते हुए मायावती ने पार्टी में वापस ले लिया और बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी। मायावती के इस फैसले से बसपा ने अपनी एक कमी पूरी कर ली, और वो कमी थी कि पार्टी में बड़े युवा चेहरे की। मायावती ने ट्वीट कर कहा है कि देश में बीएसपी बहुजन हित की एकमात्र अम्बेडकरवादी पार्टी है तथा पार्टी हित में लोगों पर कार्रवाई करना व पश्चाताप करने पर उन्हें वापस लेने की परंपरा है। इसी क्रम में आकाश आनंद के उतार चढ़ाव व उन्हें मुख्य नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाने से बहुत से लोगों में बेचैनी स्वाभाविक है। पार्टी को उम्मीद है कि अब आकाश आनंद बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और मान्यवर श्री काशीराम जी के आत्मसम्मान के कारवां को आगे बढ़ाने और उनके सपनों को साकार करने की जिम्मेदारी पूरी इत्मीनान से करेंगे, जी जान से करेंगे। अर्थात पार्टी को अवसरवादी और स्वार्थी लोगों की कतई जरूरत नहीं है। इसके अलावा उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि वैसे भी कांग्रेस, भाजपा और सपा आदि पार्टियों के सहारे वे इशारे पर चलकर बहुजनों की एकता और बीएसपी को कमजोर करने वाले बरसाती मेंढकों की तरह कि संगठन और दलों के नेता चाहे निजी स्वार्थ में विधायक, सांसद और मंत्री क्यों न बन जाएं, इनसे समाज का कुछ भी भला होने वाला नहीं है। लोग सावधान रहें। बता दें, मायावती ने आकाश आनंद को पार्टी की सारी जिम्मेदारी छीनते हुए बाहर का रास्ता दिखा दिया था, लेकिन फिर वापस ले लिया। और अब आकाश आनंद के पार्टी में आने के बाद अगर सबसे ज्यादा दिक्कत किसी को है तो सादाब रिजवी आखिर किसको होगी, बताइए। चंद्रशेखर को होगी, लेकिन आप एक बात पर गौर करिए। पहले तो आपने चंद्रशेखर की बहुत खूब तारीफ की कि चंद्रशेखर ऐसे हैं जो दलितों की राजनीति में सबसे आगे हैं, सबसे युवा है। दलितों की राजनीति में तो राहुल गांधी भी सबसे आगे हैं। और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की फोटो और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के लिखे संविधान को अगर इस समय सबसे आगे कोई रख रहा है तो वो राहुल गांधी है जी। अखिलेश यादव अपने प्रदेश के अंदर, राहुल गांधी पूरे देश के अंदर दलितों के, बहुजन समाज के लिए और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के लिए मेहनत करते नजर आ रहे हैं। तो एक बात इसके अंदर बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ने बहुत अच्छी कही है, बरसाती मेंढक वाली जी। तो वाकई बरसाती मेंढक समय समय पर आते रहते हैं। जैसे बरसात का मौसम आता है, बरसाती मेंढकों की टटर की आवाज़ आने लग जाती है। और ये मैं चंद्रशेखर जी के लिए नहीं कह रहा हूँ, ये मैं रामविलास पासवान की बात कर लो, आप जीतन राम मांझी की बात कर लो,
आप उदित राज की बात कर लो, आप चाहे तो सत्ता की गोद में बैठे हुए रामदास अठावले जैसे नेताओं की बात कर लो। तो ये ऐसे दलित नेता हैं जो हमेशा से सिर्फ उस समय नज़र आते हैं जबकि कहीं चुनाव होता है, और दलितों के अंदर सबसे ज़्यादा सेंधमारी करने के लिए अपने आप को दलितों का मसीहा बता देते हैं। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया नीले झंडे तक लेकर के जो दलितों के बीच में उतरती थी, और दलितों के बीच उतरकर दलितों की बात कर कर दलितों की हितैषी बनकर कई बार सीट भी जीती है। सोलापुर की सीट से जीतकर कई बार चुने गए हैं, लेकिन क्या नतीजा हुआ? नतीजा वही हुआ कि जाकर फिर भारतीय जनता पार्टी की गोद में आज बैठे हुए हैं सत्ता के लालच में। इसी तरीके से रामविलास पासवान, आज उनके बेटे की हालत आप देख लीजिएगा, चिराग पासवान की। वहाँ से दलित जो सीट हैं, या दलित बाहुल्य जो सीटें हैं, वहाँ पर दलित उनको इनकी बातों में आ जाता है और ये बरगलाने में कामयाब हो जाते हैं, और वहाँ से कहीं ना कहीं से चुनाव जीत जाते हैं, और कुछ सीटों को लेकर के फिर किसकी गोद में चले जाते हैं? नतीजा क्या निकलता है? फिर भारतीय जनता पार्टी की गोद में जाकर बैठ जाते हैं। उदित राज जी की बात कर लीजिएगा, आप कहाँ बैठे हैं? मैं ये नहीं कह रहा कि भाजपा की गोद में बैठते हैं, लेकिन नेता दलितों की राजनीति करने के लिए, दलितों की बात करने के लिए लोगों के बीच उतरते हैं, लेकिन अपना मकसद पूरा होते ही तुरंत उनकी नज़रें बदल जाती हैं, उनके इशारे बदल जाते हैं, उनके नज़ारे बदल जाते हैं। तो ऐसे नेताओं से सावधान रहने की आवश्यकता है। और रही बात जो अपने आप को ये कह रहा है कि आकाश आनंद जो है वो मात्र लिए गए थे, हटा दिए गए, लिए गए, हटा दिए गए, और एक युवा चेहरे की ज़रूरत थी, उसकी कमी को पूरा करने के लिए आकाश आनंद को लिया गया, तो सही बात है। अरे भाई, उनकी पार्टी के अंदर एक युवा चेहरे की कमी थी, तो आकाश आनंद से बढ़िया विकल्प उनके पास क्या था? आकाश आनंद से बढ़िया विकल्प उनके पास ना कोई था, ना कोई हो सकता है, तो आकाश आनंद को उन्होंने ले लिया। अब रही बात कि अर्श से फर्श पे पहुंचा दिया, फर्श से अर्श पे पहुंचा दिया, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी भी कहाँ से उठकर कहाँ पहुंच गए? चाय बेचने से सीधा का सीधा प्रधानमंत्री। पता नहीं चाय भी बेची है नहीं बेची। लोग तो कहते हैं कि जेवर चुरा कर पता नहीं कहाँ चले गए थे। अब चाय अगर बेची तो विदेशों की फ़ोटो कहाँ से आ जाती हैं? जो विदेशों में उस समय ये घूम रहे थे, तो वो फ़ोटोज़ भी आज वीडियोज़ भी और फोटोज़ भी वायरल हो रही हैं, सोशल मीडिया पर पड़ी हुई हैं। तो अगर यहाँ स्टेशन पर वडनगर में बैठकर चाय बेच रहे थे, तो विदेशों में कौन घूम रहा था? तो ये शक्तिमान तो है नहीं, कोई क्लोन तो है नहीं कि एक नरेंद्र मोदी यहाँ है तो एक नरेंद्र मोदी वहाँ है। तो ये सिर्फ और सिर्फ बनाई हुई बातें होती हैं। और ये बायोग्राफी भी, जब कोई आदमी बड़ा बन जाता है तो बायोग्राफी लिखने वाले भी बहुत सारे राइटर्स की लाइन लग जाती है कि आखिर कौन सी बायोग्राफी, 8-10 बायोग्राफी लिखी जाती है, उनमें से एक सेलेक्ट कर ली जाती है कि यह आपके ऊपर फिट बैठ रही है कि आपने चाय बेची है। तो इस तरीके से खैर वो तो अलग बात है, लेकिन सबसे मेन सवाल ये है कि अम्बेडकरवादी विचारधारा को कौन आगे बढ़ा रहा है? जनता समझ चुकी है। जनता किसी भी नेता के लालच में या बहकावे में नहीं आएगी। जनता जानती है कि आखिर अम्बेडकरवादी विचारधारा को कौन आगे बढ़ा रहा है, और जब चुनाव आएगा तो जनता मुंह तोड़ जवाब देगी ऐसे नेताओं को जो बरसाती मेंढक की तरह काम करते हैं। और अब बहुजन समाज के लोग भी ये समझ गए हैं कि कौन उनका हितैषी है, कौन मान्यवर कांशीराम के पदचिन्हों पर चल रहा है, कौन अम्बेडकरवादी विचारधारा को आगे बढ़ा रहा है, कौन संविधान को बचाने की मुहिम में लगा हुआ है। ऐसे ही नेताओं को आगे बढ़ाया जाएगा। बाकी जितने मेंढक हैं उनको टर्टर करने के लिए ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा। जितने मेंढक हैं बरसात ख़त्म होने के बाद अपने आप ही गायब हो जाएंगे। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। धन्यवाद सर।